This is an ABP Life podcast. दिन दहाड़े आज दिल्ली में एक खौफनाक हादसा हुआ महज 17 साल की बच्ची के साथ, जब दो नकाबपोश हत्यारे एक बच्ची के चेहरे पर एसिड फेंक कर भाग जाते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से बच्ची की आंखों तक में एसिड चला गया। और ये पहला केस तो है नहीं। दिस वीक एशिया की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में हर साल 250 से 300 एसिड अटैक्स होते हैं। कड़े कानून के बावजूद ये कैसे हो रहे हैं? एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगने के बावजूद कैसे बिक रहा है एसिड? समझने की कोशिश करते हैं आज के FYI में। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिवक्ता विराज कदम। एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू। मैं पढ़ रही थी कि सबसे ज्यादा अटैक्स में जो ये एसिड यूज किया जाता है वो हाईली कोरोसिव एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे एसिड यूज किए जाते हैं, जो दुकानों पे टॉयलेट क्लीनर के नाम से तो मिल ही रहे हैं। और शॉकिंगली मैं अभी पिछले आधे घंटे से खुद सर्च कर रही थी ऑनलाइन, तो किसी भी ई-कॉमर्स साइट पर आप आसानी से इसे खरीद सकते हैं। तो एसिड की बिक्री को लेकर कानून क्या कहता है भारत का? क्या ये बैन है या नहीं? एसिड बिक्री एज सच कंप्लीटली बैन नहीं है, बट यस रिस्ट्रिक्टेड है। 2006 में एक क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नाम था लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर कुछ ऑर्डर्स पास हुए जिसमें द ऑब्जेक्ट ऑफ द कोर्ट वाज टू नॉट टू मेक एसिड रेडिली अवेलेबल इन ओपन मार्केट। इशू यही था कि जिस तरीके से एसिड अटैक बढ़ते जा रहे हैं तो उन्हें कम करने के लिए क्या करना चाहिए। एसिड अटैक होने के बाद विक्टिम्स के साथ कैसे पेश आना चाहिए, विक्टिम को क्या क्या हेल्प हो जानी चाहिए, और जो लोग ये दुष्कर्म करते हैं उनको कैसे सजा हो जानी चाहिए। इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास की है जिसके अंदर एसिड इट इज बीन आस्क्ड टू फ्रेम गाइडलाइंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद उस ऑर्डर के मद्देनजर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी इशू की फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। वो एडवाइजरी इशू हुई थी समवेयर अराउंड अप्रैल 2015। और उस एडवाइजरी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन फ्रेम किए हैं जो है पॉइजन पोजेशन एंड सेल्स रूल्स। एक मॉडल रेगुलेशन बना के उन्होंने हर स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को शेयर किया और हर स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को कहा है कि अपने हिसाब से उसको अमेंड करके कानून में संशोधन की। प्लस 2013 में इस जजमेंट के बाद इंडियन पीनल कोड को अमेंड किया गया, जिसमें सेक्शन 226A और 226B को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर अगर हम 226A देखें तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है 10 years, which is extendable to life। ये है in cases where the victim is severely burned और grievous hurt है, जो शायद आज के केस में लागू हो सकता है। और जहां माइनर इंजरीज होती है वहां पे सेक्शन 326B को अप्लाई किया जाता है, जहां पे मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 5 years है, which can go up to 7 years। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे ही, बट बिफोर दैट मैं रहना चाहूंगी इस एसिड की बिक्री वाले टॉपिक पर ही। अभी आपने चूंकि बताया तो मतलब ये क्लियर है कि एसिड की बिक्री जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है, पूरी तरह बैन नहीं है। यस, रिस्ट्रिक्टेड इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि देयर आर सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट जिनको एसिड बेचना अलाउड है। ओके। जैसे कि ये हुआ पॉइजन्स एक्ट। अगर हम दिल्ली की बात करें तो हमारे पास है दिल्ली पॉइजन पोजेशन एंड सेल्स रूल्स 2015 जी। इसके अंदर जो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है, जिनके पास ये लाइसेंस है, दे आर ऑथराइज्ड टू सेल द एसिड। ओके ओके। अभी उसमें लेकिन एक गाइडलाइन इशू की है सुप्रीम कोर्ट ने, जो सेंटर ने भी एडवाइजरी में फॉलो की है। इसमें ये लिखा गया है कि जब कोई शॉपकीपर
एसिड बेच रहा है हम्म, और जो एसिड खरीद रहा है, हम्म, खरीदने वाले का फोटो आईडी शॉपकीपर को लेना जरूरी। ओके, हम्म, प्लस शॉपकीपर जो एसिड बेच रहे हैं हम्म, उनको एक रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है, जिसमें वो ये लिखेंगे कि किसने एसिड खरीदा, कितनी क्वांटिटी के लिए खरीदा और किस पर्पस के लिए खरीदा। अच्छा, ये तो आपने इसके लिए बताया शॉपकीपर। ऑनलाइन के लिए क्या कोई रूल है? बिकॉज ऑनलाइन तो जब मैंने कार्ड पर ऐड किया वो कुछ नहीं पूछ रहे, यू कैन सिंपली बाय एनी एसेट ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए अभी ये एक ग्रे एरिया है, लेकिन अगेन इफ वी गो बैक टू द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, the one who are selling, they must be registered to sell that product. Okay. Now ये बात जो आपने बहुत अच्छी की है, जिन साइट्स पे ये अवेलेबल है ऑनलाइन, then we'll have to catch hold of the person of that site who's making such assets available through a different channel. क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके पास ऐसे कोई भी अनरजिस्टर्ड सेलर्स ना हो जो इस सोसाइटी के लिए घातक। बिल्कुल। अगर इसे बैन करने के लिए जो मांगे काफी उठती हैं, चाहे हम दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन की बात करें या किसी की भी करें, ज्यादातर लोग यही कह देते हैं कि आप एसिड बैन नहीं कर रहे इसलिए एसिड अटैक्स हो रहे हैं। तो बैन करने में दिक्कत क्या है जो अभी तक नहीं हुआ है? क्या इस पर आप कुछ बता सकते हैं? बैन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि एसिड एज सच उसका इंडस्ट्रियल यूजेस तो है, तो आप कंप्लीटली कोई एक चीज ब्लैकआउट नहीं कर सकते और सरकार को थोड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हाल ही में एक न्यूज आर्टिकल भी आई थी, अक्टूबर नवंबर की बात होगी शायद, जिसमें दिल्ली कमीशन फॉर विमेन ने दिल्ली सरकार को ही लिखा था कि आप अपने एसडीएम के ऊपर एक्शन लीजिए क्योंकि उनके एरिया में एसिड की बिक्री हो रही है और आपके एसडीएम क्या कर रहे हैं, वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे, ना कोई सरप्राइज इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ना कुछ रेगुलेशंस फॉलो हो रहा है। तो ये जो काम है ये तो सरकार का है, एसडीएम का है, जो उस अथॉरिटी में बैठे हैं उनका है, दैट दे शुड प्रिवेंट सच मिसहैप्स, सच अनफॉर्चुनेट इवेंट्स फ्रॉम हैपनिंग। और सरकार के कोई ऐसे प्लान अभी तक नजर नहीं आए हैं? सरकार ने रेगुलेशंस बनाए, रूल्स बनाए, कानून बनाया, इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस है, एसडीएम्स है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हमारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इतनी है कि शायद इन चीजों से ध्यान हट जाए या इसको इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। या तो एक डेडिकेटेड विंग हो, एक डेडिकेटेड ऑफिस हो, एक ऑफिसर हो जिसका काम सिर्फ यही रहे। एब्सोल्युटली। जब आप किसी को ओवरबर्डन करते हो विद एडिशनल चार्ज, तो वो एडिशनल चार्ज जो होता है वो ऑलवेज निग्लेक्टेड ही रहता है। जी बिल्कुल सर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के रोल की मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अक्सर जो भी हमारे इंडिया में कहीं कुछ अगर गलत हो रहा है तो अक्सर हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप से बोलता है, इंटरफेयर करता है कि कहाँ गलत जा रही है गवर्नमेंट या कोई भी। इस मामले में कितना इंटरफेयर करता है कोर्ट? ये जो कानून में संशोधन हुआ है, जो कोई अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही हुए हैं। जैसे मैंने कहा था कि एक फेमस केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जी, जो 2006 से चल रहा था जी, जिसमें 2013 में और 16 में फिर ऑर्डर्स पास हुई और उनमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये तो कोल्ड ड्रिंक के जैसा शॉप्स पे बिक रहा है। हाँ जी। फिर उन्होंने इसमें सजेशंस बताए गवर्नमेंट्स को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून पास नहीं करता, वो तो काम है लेजिस्लेचर का, वो तो पार्लियामेंट में होगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डायरेक्शंस देगी कि ये एरिया देखो, गाइडलाइंस देगी कि इस पर काम कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे टू रेगुलेट सेल ऑफ एसिड। जैसे मैंने अभी कहा कि फोटो आईडी लीजिए, रजिस्टर मेंटेन हो जाना चाहिए, फोन नंबर लेना चाहिए, किस पर्पज से ले रही है उसके लिए करो, प्लस एक आदमी को कितना एसिड बेच सकते हो उसका एक रिस्ट्रिक्शंस रखो। बिल्कुल। और जब तक लाइसेंस वैलिड है तभी तक ही शॉपकीपर एसिड बेच सकता है। फिर उसके बाद
अगर हम विक्टिम की तरफ आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो कि कानून में भी अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, कि जो विक्टिम है उसको सारी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए जी। चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। कोई हॉस्पिटल उसको ट्रीटमेंट देने से इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई करे तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी उस हॉस्पिटल के ऊपर। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को, सुप्रीम कोर्ट इज अलाइव टू द सिचुएशन कि एसिड अटैक्स आर मेनली ऑन द फेस व्हिच रिक्वायर्स रिकंस्ट्रक्शन, मींस प्लास्टिक सर्जरी व्हिच इज वेरी कॉस्टली। तो जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार शुड मेक अवेलेबल फंड, एक फंड हर स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी रखे जिसमें ऐसे विक्टिम्स को कम से कम 3 लाख रुपए की मदद होनी चाहिए, जिसमें से 1 लाख रुपए विद इन 15 डेज मिलने चाहिए। तो अभी एसिड अटैक लॉ को लेकर के मैं ये बात जरूर से करना चाहूंगी कि कितना सख्त हुआ है आपने, क्योंकि बताया था 326 भी और इससे पहले का भी, तो इस पर अब मैं डिटेल में बात करना चाहूंगी। एसिड अटैक लॉ पिछले इतने सालों में बढ़ते एसिड अटैक के साथ कितना सख्त किया गया है, क्या कोई लूप होल्स हैं या क्या इसमें आपका सुझाव होगा किया जाना बाकी है जो होना चाहिए? देखिए 2013 के बाद जो कानून लाया है 326A IPC, उसमें मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 10 साल है और मैक्सिमम जो है वो तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। आई थिंक दिस इज डेटरेंट इनफ। लेकिन हमें एक समझना चाहिए, ये जो काम करते हैं ना उनकी मानसिकता अलग होती है जी, जिसका कोई इलाज। वी फील सॉरी फॉर द विक्टिम। कानून में हर जगह पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, कैपिटल पनिशमेंट भी है इंडिया, लेकिन क्या उसके बाद भी ये दुष्कर्म होना बंद हुआ है? नहीं हुआ। देयर इज अ प्रॉब्लम विद द सोसाइटी, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मेंटालिटी। जी। अच्छा, क्या अगर आपने ऐसे केसेस देखे हों, इन क्रिमिनल्स से कभी आप मिले हों, तो क्या ऐसा होता है कि इन लोगों को कानून पता नहीं होता, ये अनजान होके किया हो, या इन्हें पता होता है फिर भी इन्होंने किया होता है? देखिए, बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर, क्रिमिनल साइकोलॉजी थोड़ी अलग होती है। इनका डीएनए ही अलग होता है। जो हार्डन क्रिमिनल्स होते हैं, जो ये ऐसे गलत काम करते हैं, इनका लाइफ में मकसद ही कुछ अलग होता है। ये these guys derive pleasure out of committing crime। ओके। इनका मकसद होता है, देखिए, किसी को सबक सिखाना। और अनफॉर्चुनेटली पार्डन मी फॉर सेइंग दिस, इनकी विक्टिम्स जो होते हैं, इनके हिसाब से वो उनको सबक सिखा रहे हैं। ये मैं हार्डन क्रिमिनल्स की बात कर रहा हूँ, या जिनकी मेंटालिटी थोड़ी इस प्रकार से। जी। कुछ ऑफेंसेस होते हैं जो हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाते हैं, कुछ सेल्फ डिफेंस में हो जाते हैं। लेकिन ये जो ऑफेंस है, जैसे मर्डर हुआ या ये खास करके ये एसिड अटैक, ये प्री मेडिटेटेड माइंड से होता है। इसके पीछे एक साजिश होती है, सोची समझी साजिश होती है, एक प्रिपरेशन होता है और फिर वो एग्जीक्यूशन होता है। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं के लिए कोई कानून में नरमी ना है, ना होनी चाहिए, ना ही कभी कोर्टों ने इनके लिए कोई नरमी दी। मेरी तरफ से अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं चाहूंगा कि हमारा CRPC जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो प्रोसीजरल लॉ है, उसमें एक संशोधन की जरूरत है कि एसिड अटैक्स की केसेस में पहली बात तो आप ये केस फास्ट ट्रैक कर दो, और दूसरा, एसिड अटैक की केस में बेल जो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट रिजेक्ट हो जाना। मतलब आप ऐसे दुष्कर्मियों को फिर से बाहर नहीं निकालो। जी। अगर कोई अक्यूज हुआ है फॉर सच ऑफेंस, he should not get paid as a matter of right or even under the law. Once he is accused of acid attack, he should not get paid. जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा सुझाव जो आपने दिया है आज। थोड़ा बहुत विक्टिम के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सोसाइटी में ब्यूटी का एक बहुत ज्यादा एक है, मतलब बाहरी खूबसूरती, एंड उसी पे ये लोग अटैक करते हैं। So we need more institutes, we need more organizations who will actively work with such victims for their rehabilitation.
नाउ अभी ये 17 साल की लड़की को अपनी जिंदगी जीना, इट इज लाइक अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. वी कांट इवन इमेजिन यू एंड how would she see herself in the mirror. I don't think she would ever like to see a mirror, but she has to be brought out of that mindset. फिर से चेंज करना, it's a big task. और वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये अभी उनका ही काम है और उस पर हमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं. हालांकि गवर्नमेंट ने ऐसे अटैक विक्टिम्स को डिसेबल कैटेगरी में डालने का प्रावधान रखा है. इफ यू नो, जैसे एजुकेशन में, जॉब्स में एक कोटा होता है, डिसेबल कोटा. जी. तो एसिड विक्टिम्स आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट डिसेबल कोटा, व्हिच इज अ गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट. लेकिन एंड में यही कहना चाहूंगा, हम कुछ भी करते, लेकिन वो जो स्कार लगा है ना उस लड़की पर, वो हम कभी नहीं मिटा सकते. Absolutely. So we as a society, we have to change. I think every father, every mother must educate their son how to behave in the society and where to draw a line and how to respect a woman. Absolutely, sir. एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इस ऑडियो को प्रोड्यूस किया है ललित ने. मैं मानसी हूँ आपके साथ. सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट. This is an ABP Life podcast.